ओके, सो हमने कल जो क्वेश्चन लिखा था वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो सेकंड वाला केस है वो क्यों करेक्ट है। तो हमने दो केसेस बनाए थे। मैंने ओरिजिनल डायग्राम बना था, A1 A2 A3 A4, और एक ये डायग्राम था और एक A2 था। देखो ना, चेक करो, है ना। और ये मैंने केस 1 बनाया। तो सवाल ये है कि भाई ये वाला करेक्ट है या फिर ये वाला करेक्ट है, ठीक है। और उसका लॉजिक क्या है? अगर करेक्ट है ये वाला, दिस इज करेक्ट, केस 1, व्हाई दिस इज रॉन्ग, तो आपको रीजन बता रहा हूँ। देखो डेल्टा भी जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखते हैं ई डॉट डी। अगर हम इस केस की बात करें कैपेसिटर केस में, जो डी आर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टू पॉइंट्स होता है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो, अगर हम इस सिनेरियो को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में मानें, है ना। और ये वाला कि इसके जो दो वायर्स हैं, जो इसके दो वायर्स हैं कनेक्ट हैं, तो ये पैरेलल हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में ये जो K1 और K3 है, ये एक्चुअल में पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? कि पैरेलल होने की कंडीशन होती है कि वो दोनों, अगर हम बात कर रहे हैं ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और डेल्टा भी लिखे, इसके साथ आपको डी भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आप देख सकते हो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों कॉमन है, लेकिन डायरेक्टली जो है वो दोनों में अलग अलग है। तो इसका मतलब है K1 और K2 अलग अलग है, तो डेल्टा भी विल बी डिफरेंट एंड डेल्टा भी विल बी डिफरेंट, so that means they are not in parallel. That's why this diagram is wrong, है ना, and this diagram is correct, क्योंकि इसमें ये दोनों पैरेलल में नहीं है। अब आप कहोगे कि सर फिर ये कैसे प्रूव होगा कि ये दोनों सीरीज में है? ये तो प्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, मैं इसके चार टुकड़े ना करूं, मैं इसका सिर्फ एक हाफ बीच में से काट दूं, ठीक है। तो उस केस में ये दोनों, आपको याद होगा मैंने इकट्ठे बनाए थे, जब हम इसको बीच में से काटेंगे पहले तो ये दोनों इकट्ठे बनेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे केवल नहीं। तो अगर यहाँ से Q1 चार्ज आएगा तो इस Q1 चार्ज के पास और कोई रास्ता नहीं है ये कहीं और चला जाए, तो इसको आगे ही जाना पड़ेगा। और अगर इन दोनों में चार्ज सेम हो गया तो ये सीरीज में होंगे, समझिए। सिमिलरली अगर यहाँ से Q2 गया, अगर यहाँ से Q2 गया तो उसके बाद और कोई रास्ता नहीं है कहीं और जाने का, इसको Q2 इस पूरी ब्रांच में Q2 ही रहेगा, और अगर चार्ज सेम है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या हो गया? ठीक है। तो इसके बाद तो आई थिंक आप लोग कर ही लोगे, है ना। तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। अब इन दोनों का सीरीज वाला इक्विवेलेंट निकाल दो, इन दोनों का सीरीज वाला इक्विवेलेंट निकाल दो, फिर इसका इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल में है, ठीक है। करके दिखा देना हल से क्या है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
So our next topic is partially filled dielectric. Partially filled dielectric. Field capacity. तो अभी तक हमने जो भी किया है उसमें क्या हो रहा था, हमने पूरा डाइलेक्ट्रिक जो फिल कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल नहीं करते हैं। सपोज तो ये जो दो हैं ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं। कैपेसिटर प्लेट्स और इनके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए गए हैं। एक का K1 है डाइलेक्ट्रिक और एक का K2 है। इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है। और जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस है P है। जैसे कि हमेशा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस P होता है। एरिया ऑफ प्लेट्स इज A। सो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम D माइनस E1 प्लस E2 लिख सकते हैं। D माइनस लिख सकते हैं, राइट। ये डिस्टेंस अब हम इसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। यहाँ पर हमने दो ही डाइलेक्ट्रिक लिए हैं। यहाँ पर हम दो की जगह कितने भी ले सकते हैं, 3 4 5। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, राइट। सो और ये एक डेरिवेशन है काइंड ऑफ, है ना। आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ये डेरिवेशन, राइट। तो इसमें क्या करना है, जब भी हमें कैपेसिटी निकालनी होती है सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है डेल्टा वी निकालना। तो डेल्टा वी जो है वो E डॉट D होता है ना। dr का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहां पर वो D है ना। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं A B C D, तो डेल्टा V बिटवीन A B क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा V AB प्लस डेल्टा V BC डेल्टा V CB लिख सकते हैं ऐसा, है ना। भाई इन दो प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 2 3 इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस का सम है। तो डेल्टा V AB यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E डॉट T1, है ना। यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और जो दो पॉइंट्स हैं जो डिस्टेंस कितना है T1, इसमें आ रहा है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन AB रीजन। डेल्टा V BC कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन BC इनटू T। डेल्टा V CB हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन CD इनटू D माइनस T1 प्लस 2। ये ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन AB यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K1। वैसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, तो आपको याद होगा हमने कल डिराइव किया था, डिवाइड बाय K1 हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर BC जो है यहां पर, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K2, है ना। ये T1 है, ये T2 है, और यहां पर तो एयर है, तो एयर पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन D माइनस T1 है ना। काम किया मैंने इतना नोट डाउन या फिर समझ में आया सबको। डेल्टा V जब हमारा आ जाता है तो डेल्टा V को हम Q by C पुट कर देते हैं। Q by C is equals to, यहाँ पे जो सिग्मा है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉट होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो ये चार्ज अपॉन एरिया और ये मैंने सिग्मा की वैल्यू पुट करी है, इधर एप्सिलॉन नॉट है। अब अब एक चीज नोटिस करो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है ना, इधर भी है इधर भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं और सिग्मा की वैल्यू हमने Q by A को कर दिया है। अंदर क्या बचेगा, T1 by K1 T2 by K2 प्लस
डी माइनस टी वन प्लस टी। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया है ना, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। अच्छा, रेसिप्रोकल करते हुए आपको एक चीज ध्यान देनी है। अब रेसिप्रोकल मतलब ये नहीं कि आप इसको भी उलट दो इसको भी उलट दो, ऐसे नहीं। या तो आप सब पूरे का एलसीएम लो तब पलट दो, या फिर इस पूरे टर्म को 1 अपॉन समथिंग, है ना। अब जैसे ये सी है, इसके सामने एप्सिलॉन नॉट ए है, तो ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। लेकिन ये पूरा जो है ये इस तरीके से आएगा, t1 by t1 t2 by t2 t माइनस t1 प्लस। ये हमारा कैपेसिटेंस आ चुका है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ दो डाइलेक्ट्रिक्स लिए, यहाँ पर हम दो की जगह 3 4 5 कितने भी ले सकते। अगर मान लो 3 डाइलेक्ट्रिक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और टर्म ऐड हो जाएगा t3 मतलब प्लस t3 by k3, और साथ में d माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3 और आ जाएगा। अगर 4 हुए तो वो t4 वाली टर्म भी ऐड हो जाएगी एंड सो ऑन। तो अब कितने भी डाइलेक्ट्रिक डाल के उसका कैपेसिटेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। इस बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करके दिखाएंगे। नोट डाउन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो बच्चे आंसर नोट डाउन कीजिए ना, 4.2 10 माइनस 12। बात यही आंसर आ रहा है 4.2 into 10। ओके ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी इन कैपेसिटर। तो ये जो कैपेसिटर है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं किसी बैटरी से, है ना, तो सपोज हमने इसको चार्ज देना शुरू किया तो पहले इसको मान लो क्यू चार्ज होता है, राइट। पहले थोड़ा सा चार्ज किया फिर और चार्ज किया, ऐसे करते करते ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। तो जब चार्ज स्टार्टिंग में थोड़ा गया होगा तो इसके अक्रॉस यानी कि जो कैपेसिटी प्लेट्स इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी छोटा होगा, है ना। इनिशियली स्मॉल पोटेंशियल across capacitor plates as initial charges are small. है तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इनिशियली देखें जब क्यू चार्ज को दिया गया है और इसके क्रॉस बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dV है, तो पोटेंशियल जो पोटेंशियल थी वो देगी क्यू dV। क्यू टू डेल्टा में लिख दिया ना पोटेंशियल एनर्जी, हमने पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ा है ना।
तो Q into डेल्टा V की जगह हमने dV लिख दिया बिकॉज़ पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉल, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी है स्मॉल, so small potential energy of capacitor, क्यों? क्योंकि चार्ज स्मॉल है, बट मुझे तो टोटल एनर्जी चाहिए, यानी कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है then चार्ज इज Q। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है तो इस पे कैपिटल Q चार्ज मान, तो मुझे उसकी पूरी एनर्जी निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इंटीग्रेट करूं, है ना। ये जो P है इसको हम du भी लिख सकते हैं। du का मतलब है स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है u का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो u हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ q dv लिमिट्स। अब किसी भी कैपेसिटर के लिए q cv इज वैलिड, तो q की वैल्यू हो जाएगी cv और ये जगह dv, इसका हमने इंटीग्रेशन करा। लिमिट्स क्या डालेंगे, लिमिट्स 0 से v, क्योंकि पहले स्मॉल पोटेंशियल था, ठीक है, और धीरे धीरे जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो इसके क्रॉस भी होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, बैटरी और ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की ये वाली वायर प्लस ये वाली वायर जुड़ी हुई है, कैपेसिटर की वाली वायर इस तरह, तो ये पैरेलल में है एक तरीके से, तो पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होते हैं, तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो पोटेंशियल पूरा हो जाएगा v, है ना। तो इसलिए हमारी जो लिमिट्स है वो 0 से v होगी, ठीक है। अब इसमें जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है, अंदर बच गया v dv, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्या इंटीग्रेशन होगा इसका, v स्क्वायर अपॉन 2, है ना, लिमिट्स 0 से v तो जाएगा cv स्क्वायर बाय 2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। Energy stored in capacitor, इतनी एनर्जी जो कैपेसिटर में अपने अंदर पोटेंशियल स्टोर करके रखते हैं अगर वो फुली चार्ज है, ठीक है। नाउ जो पोटेंशियल है उसके दो और फॉर्मूले हैं, क्योंकि Q इक्वल्स टू CV होता है तो मैं C की वैल्यू Q अपॉन V पुट कर देता हूं, है ना। C की वैल्यू Q अपॉन V पुट कर दो, Q into V, so it is another formula। फिर मैं काम करता हूं, मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूं, v की वैल्यू q अपॉन c हो जाएगी, जो हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। तो वी हैव थ्री फॉर्मूलास फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, राइट, ठीक है। नोट डाउन करो। अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन करेंगे। तो अगर एक कैपेसिटर है, या दो कैपेसिटर मान लेते हैं हम, दो कैपेसिटर है हमारे पास C1 और C2, इसको हमने चार्ज कर दिया, तो चार्ज करने के बाद इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आफ्टर सम टाइम इन दोनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, है ना। कैसे जोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है इस तरीके से वायर्स के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, दोनों पहले कैपेसिटर फुली चार्ज थे, अब आप इनको दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ दें, तो अब क्या है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, करंट फ्लो होगा, सही बात है, करंट फ्लो होगा, और क्या होगा, अरे बता ना, बात हो potential difference
करंट फ्लो मतलब दोनों का पैसेज में होते ही रहेगा ना, जितना पहले था बस कहते हैं करंट नहीं रहेगा, इक्वल ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। देखो आप याद रखिए, जब भी कोई भी दो ऐसी चीजों को आप कनेक्ट करो, है ना, यानी कि उनको दो वायर्स है आपने ऐसे जोड़ दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो अब क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनका पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। तो ये जो चार्जेस है पोटेंशियल बराबर करने के चक्कर में कुछ चार्ज इसमें से इधर चला जाएगा, कुछ चार्ज इसमें से इधर चला जाएगा, तो चार्जेस विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड to maintain the potential difference equal across these capacitors in this situation। यहाँ पर तो अलग अलग है पोटेंशियल, है ना, लेकिन यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल है वो बराबर होना ही पड़ेगा। अब क्योंकि पोटेंशियल बराबर करना है तो चार्जेस को मूव करना पड़ेगा, चार्जेस को मूव करना पड़ेगा तो इसका मतलब है अब इनके ऊपर जो चार्ज है वो अलग अलग होंगे। तो मान लेते हैं इधर Q1 डैश, इस पे Q2 डैश, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, एक हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि Q1 डैश कितना है, Q2 डैश कितना है, जब दोनों को कट कर देते हैं तो कॉमन पोटेंशियल कितना है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना है वो भी निकालना चाहते हैं इस प्रोसेस में। यानी कि जो चार्जेस आगे पीछे भाग के हैं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी वजह से एनर्जी का कितना लॉस हुआ वो भी हमें निकालना है। कैसे करेंगे, देखो इस कैपेसिटी में लिख सकता हूं Q1 = C1 × V1, इसके लिख सकते हैं Q2 = C2 × V2 है। और यहां पर इस कैपेसिटी में लिख सकता हूं Q1 डैश C1 V, और इसके लिख सकता हूं Q2 डैश C2 V, लिख सकते हैं। एक बात हमें पता है, चार्ज पहले ट्रांसफर हो जाए लेकिन चार्ज कंजर्व रहे, यहाँ पे चार्ज का लॉस नहीं हो, है ना, तो चार्ज का तो लॉस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब Q1 + Q2 ये इस सिस्टम का इनिशियल चार्ज Q1 + Q2। अब इस सिस्टम का फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 डैश + Q2 डैश, है ना। तो ये एक चीज हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, इनके क्रॉस पोटेंशियल बराबर है तो क्या मैं ऐसे में लिख सकता हूं Q1 डैश और C1 = Q2 डैश और C2, है ना, इनका पोटेंशियल बराबर है तो इसको Q1 डैश और Q2 डैश करते हैं, ये C1 / C2। अब यहाँ पर कंपोनेंट और डिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसमें क्या होता है या तो हम न्यूमरेटर टर्म को ऐड करके नीचे लिख देंगे या फिर, ठीक है, तो वही चीज हम अप्लाई करें। बस एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप लेफ्ट साइड में वो चीज करते हो आपको राइट में भी करनी है, इट्स अ रूल ऑफ मैथमेटिक्स, जो भी आप चीज लेफ्ट में करोगे वो आपको राइट में करनी पड़ेगी। सो Q1 डैश Q1 डैश Q2 डैश मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दिया, मुझे राइट साइड में यही काम करना पड़ेगा। अब ये जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश है ये हमारा इसके बराबर है, तो हमारे पास फाइनली आ गया Q1 डैश इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C1 प्लस C2, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश है Q1 प्लस Q2 के बराबर है। तो हमारा आंसर आ चुका है कि फाइनली इसके ऊपर चार्ज कितना होगा Q1 डैश आ चुका है। इसी को देखते हुए हम Q2 डैश भी लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट, ठीक है। अब इस सिस्टम मतलब यहाँ पर ये जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, इस रिडिस्ट्रीब्यूशन में लॉस ऑफ एनर्जी अगर हमें निकालें वो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। लॉस आप याद रखिएगा जब भी निकालेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, जब हम चेंज निकालते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, और अगर लॉस निकालेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, कि आपको ध्यान रखना है। U इनिशियल माइनस U फाइनल कितना हो जाएगा, U इनिशियल हो जाएगा हाफ C Q स्क्वायर पैटर्न से फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो Q1 स्क्वायर बाय 2C1 Q2 स्क्वायर बाय 2C2, ये सिस्टम का इनिशियल एनर्जी आ गई, माइनस सिस्टम की फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी। फाइनली हमारे पास Q1 डैश और Q2 डैश है, इसको लिख देते Q1 डैश स्क्वायर और 2C1
u2 dash square. This is u final and this is u initial. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा. मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं डाल, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ. This is the answer. ठीक है, नोट डाउन करिए और उसके बाद हेडिंग डाल लो redistribution of charge. Charges in capacitors.